सो हेलो गाइस, दिस इज सिग्मा एजुकेशन 2.0। माय नेम इज अमन प्रजापति। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? फोर्स एंड प्रेशर का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने देखा था कि फोर्स क्या होता है, फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, जब दो फोर्स सेम डायरेक्शन में लगती है तो फोर्स ऐड होती है, जब अपोजिट डायरेक्शन में रखती है तो फोर्स माइनस होती है। ठीक है, पता चला ये सब कल पता चला था। फोर्स का डेफिनेशन क्या था भाई? पुश या पुल। कोई भी ऑब्जेक्ट पे हम पुश या पुल करते हैं तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं? फोर्स लगाते हैं। अब देखो, फिर हमने देखा था फोर्स जो है ना वो स्टेट ऑफ मोशन को भी चेंज कर सकता है। क्या कर सकता है? स्टेट ऑफ मोशन। मतलब कोई चीज़ अगर तेज़ है तो उसको धीरे कर सकता है, उसको रोक सकता है। ठीक है, तो ये होता है स्टेट ऑफ मोशन। चलो, अब हमारा टॉपिक है, यहाँ से हमने कल बंद किया था, अब पार्ट 2 यहाँ से शुरू हो रहा है। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब हमने बताया था आपको कि फोर्स जो है वो जो ऑब्जेक्ट है उसका शेप भी चेंज करता है। ये टॉपिक अलग से है। कैसा है? अलग से है, क्योंकि पहले हमने मेन 3 टॉपिक क्या पढ़े थे कि फोर्स जो है वो स्पीड को चेंज करता है। ठीक है, लाइव नहीं है। स्पीड को चेंज करता है, फिर क्या करता है? वो किसी चीज़ को रेस्ट पे लाता है और डायरेक्शन को चेंज करता है। फिर हमने एक और चौथी चीज़ ऐड करी थी कि फोर्स किसी के शेप को चेंज भी करता है। ठीक है, वो अलग से टॉपिक है, इसलिए मैंने उस टाइम नहीं लिखा था। एक्टिविटी 8.5, यहाँ पे कुछ सिचुएशन लिखी है। ओके, अ लंप ऑफ अ डफ ऑन अ प्लेट, प्रेसिंग इट डाउन विथ योर हैंड्स। अब जो वो आटा है, ठीक है, गूंदा हुआ आटा, उस पर जैसे आपने हाथ मारा है ना, फोर्स लगाया, तो इसका मतलब क्या? उसका पूरा शेप क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ ऐसे था, है ना, वो आटा गोल होता है। ठीक है, वो ऐसे था। जैसे ही उस पर वो रोटी बना ली, क्या बना ली? रोटी। ठीक है, पहले वो सर्कल शेप में था, वो पूरी एकदम पतली हो गई, चपाती टाइप हो गई। ठीक है, तो उसका शेप क्या हो गया? चेंज हो गया। किसकी मदद से चेंज हुआ भाई? फोर्स की मदद से। किसकी मदद से? फोर्स की मदद से। ठीक है, पता चल रहा है? चलो, ठीक है, अब यहाँ से डायरेक्ट पढ़ रहा हूँ मैं। What do you conclude from the observation in table 8.2? What happens when you apply a force on an inflated balloon by pressing it between your palms? क्या होगा कि जब एक फूला हुआ बलून है, जैसे आप उसको दोनों तरफ से प्रेशर दोगे, फोर्स लगाओगे, तो क्या होगा? फटेगा। मतलब वो उसका शेप क्या हो रहा है? सबसे पहले वो गोल था, जैसे हमने उस पर प्रेशर लगाया तो वो थोड़ा ऐसे चपटा हो रहा था, है ना। पहले वो ऐसा था, फिर दोनों तरफ से जब फोर्स लगी तो वो ऐसा हो गया। फिर क्या हो गया? वो ब्लास्ट हो गया। क्या हो गया? ब्लास्ट। क्या हो गया? ब्लास्ट। ठीक है, पता चला आपको? तो फोर्स क्या कर सकता है? किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकता है। व्हाट हैपन्स टू द शेप ऑफ अ बॉल ऑफ अ डफ व्हेन इट रोल टू मेक अ चपाती? ये हमने बात कर ली कि जब वो आटा था, उसको जब चपाती में हमने कन्वर्ट किया तो क्या उसका शेप चेंज नहीं हुआ, है ना। किसकी मदद से हुआ? फोर्स की मदद से हुआ। व्हाट हैपन्स व्हेन यू प्रेस a rubber ball placed on a table? In all these cases example you saw that the application of a force on an object may change its shape। मतलब क्या? ये जितना भी हमने अभी देखा उससे हमें क्या पता चलता है कि फोर्स किसी का कोई भी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकता है। देखो यहाँ पे लिखा है, having performed all the activities you would have realized that a force। हमने फोर्स को पूरी तरीके से पढ़ लिया। क्या? पूरी तरीके से पढ़ लिया। और वही यहाँ पे 4 पॉइंट्स लिखे हैं जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिए थे। क्या है? सबसे पहला पॉइंट है आपका, मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट। फोर्स क्या कर सकता है? किसी भी चलती हुई चीज़ को वो रोक सकता है। भाई हेड डाउन क्यों है? ठीक है, कोई फोर्स क्या कर सकता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे ला सकता है, रोक सकता है। मे चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट इज मूविंग। क्या कर सकता है? ऑब्जेक्ट स्पीड इंक्रीज डिक्रीज कर सकता है। ये भी हमने देखा था। सबसे पहला क्या देखा था हमने? चेंज इंक्रीज इन स्पीड। ठीक है, चेंज इन स्पीड। फिर हमने देखा था चेंज इन डायरेक्शन। फिर हमने देखा था रेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे रेस्ट आया। किसी भी चीज़ को हम रेस्ट पे ला सकते हैं। फिर किसी भी चीज़ की स्पीड हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फिर मे चेंज इन डायरेक्शन, किसी की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की। मे ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन अ शेप, और हम क्या कर सकते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकते हैं। मे कॉज सम और ऑल ऑफ दिस इफेक्ट्स। ठीक है, चलो यहाँ पे 5वां पॉइंट है, मे कॉज सम और ऑल ऑफ दिस इफेक्ट। मतलब क्या होगा कि फोर्स जो है या तो सारी इफेक्ट
कभी कभी लग जाएंगे या तो कभी कभी नहीं लगेंगे। मतलब क्या कि जब आपने वो बॉक्स को हिलाया है ना, वो बॉक्स को जब आपने फोर्स से हिलाया तो क्या उसका शेप चेंज हुआ था? बॉक्स का शेप चेंज नहीं हुआ था, आपने उसको रेस्ट से मूविंग कर दिया, ठीक है, आपने उसकी स्पीड बढ़ा दी। क्या कर दी? स्पीड बढ़ा दी, ठीक है, और एक डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया, लेकिन क्या उसका शेप चेंज हुआ था? नहीं हुआ था। तो यहाँ पे बेसिकली बोला क्या गया है, सबसे पहला पॉइंट था हमारा रेस्ट। क्या था? रेस्ट। सेकेंड पॉइंट क्या था? चेंज इन स्पीड, ठीक है, क्या था? चेंज इन स्पीड। थर्ड क्या था? चेंज इन डायरेक्शन। और फोर्थ चेंज इन शेप, ठीक है। तो ये चारों ही पॉइंट ऐसा नहीं है कि हर वक्त काम लगेंगे, हर वक्त होंगे। चारों ही पॉइंट हर वक्त नहीं हो सकते, या तो कुछ होंगे या कुछ नहीं होंगे, कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे, या तो फिर कभी कभी सारे भी हो सकते हैं। पता चल रहा है आपको? वो जब हमने बॉक्स को हिलाया था तब क्या उसका शेप चेंज हुआ था? नहीं हुआ था, ठीक है, पता चला आपको? चलो, अब while a force may cause one or more of these effects, it is important to remember that none of these actions can take place without the action of the force. अब ये जो इफेक्ट है ये कब होंगे? ये जो चार इफेक्ट हमने पढ़े, रेस्ट हो गया, ये डायरेक्शन, स्पीड, शेप, ये कब होंगे? जब फोर्स लगेगा। तो क्या लगेगा? फोर्स लगेगा, तभी ये सारी चीजें होगी। बिना फोर्स के ये सब चीजें नहीं हो सकती। Thus an object cannot move by itself. इसका मतलब क्या कि ऑब्जेक्ट खुद से हिल नहीं सकता, उसे एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत होती है। एक्सटर्नल फोर्स पता चला ना? यहाँ पे ये मेरा फोन है, मैंने इसको धक्का दिया तो मैंने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया, मैं एक एक्सटर्नल फोर्स उस पर लगाया, ठीक है। इट कैन नॉट चेंज, ठीक है, इट कैन नॉट चेंज द डायरेक्शन बाय इटसेल्फ, इट कैन नॉट चेंज द शेप बाय इटसेल्फ। पता चला आपको? तो फोर्स के बिना ये चार चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है, फोर्स लगेगा तो ये चीज़ें काम की है। चलो अब हम पढ़ेंगे कॉन्टैक्ट फोर्सेस। क्या? कॉन्टैक्ट फोर्सेस, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट फोर्स में सबसे पहला आपका मस्कुलर फोर्स, फिर है आपका फ्रिक्शन, ठीक है, फिर है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, तो कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब क्या? किसी चीज़ का कॉन्टैक्ट होना, मिलना, क्या? इंटरैक्ट होना। जैसे कि हमने पढ़ा था कि फोर्स को इंटरैक्ट होना होता है। क्या होना होता है? इंटरैक्ट। दो बॉडीज के बीच में जब वो इंटरैक्ट होगा तभी फोर्स लगेगी। क्या लगेगी? फोर्स। देखो अब सबसे पहला टॉपिक है हमारा मस्कुलर फोर्स। क्या है? मस्कुलर फोर्स। कैन यू पुश और लिफ्ट अ बुक बाय लाइंग ऑन अ टेबल विदाउट टचिंग इट? नहीं हिला सकते भाई, जो बुक पढ़ी है आप उसे बिना टच किए नहीं हिला सकते। कैन यू लिफ्ट अ बकेट ऑफ अ वाटर विदाउट होल्डिंग इट? भाई नहीं, अगर हम वो रस्सी है, क्या लिखा है यहाँ पे? कैन यू लिफ्ट अ बकेट, वो जो बकेट है वो जो हमने कुएं में डाली, अगर रस्सी छोड़ देंगे तो बकेट अंदर है ना। मतलब क्या? उसको होल्ड, उसको पुल कर रखने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। जनरली टू अप्लाई फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट योर बॉडी हैज टू बी इन अ कांटेक्ट विद द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्या वो कांटेक्ट में था? जैसे मैंने बुक को टेबल से हिलाया तो मेरा और बुक का क्या हुआ? कांटेक्ट हुआ। क्या हुआ? कांटेक्ट हुआ। मेरा हाथ और बुक क्या हो गए? मिल गए, ठीक है, और वहां पे क्या लगी? फोर्स लगी। क्या लगी? फोर्स। तो यही होता है कांटेक्ट फोर्स। क्या होता है? कि किसी भी चीज को कांटेक्ट होना और फोर्स लगनी, उसको हम बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। द कांटेक्ट में ऑल्सो बी विथ द हेल्प ऑफ अ स्टिक और अ पीस ऑफ अ रोप, ठीक है। मतलब बेसिकली क्या? कांटेक्ट मतलब टच होना, इंटरैक्ट होना। क्या होना? इंटरैक्ट होना, टच होना, ठीक है। तो हम इसको लकड़ी की मदद से भी कर सकते हैं, लकड़ी की मदद से भी हम बुक को हिला सकते हैं। तो इसका मतलब क्या? लकड़ी और बुक का क्या हुआ? इंटरैक्शन हुआ। क्या हुआ? कांटेक्ट हुआ। क्या हुआ? कांटेक्ट, वहां पे फोर्स लगी। व्हेन वी पुश एन ऑब्जेक्ट लाइक अ स्कूल बैग और अ लिफ्ट ऑफ अ बकेट वाटर, ठीक है, बकेट ऑफ अ वाटर, वेयर डज द फोर्स कम फ्रॉम? दिस फोर्स इज कॉज्ड बाय एन एक्शन ऑफ अ मसल। अब देखो हमने जो बकेट उठाई, ये फोर्स आई कहाँ से? हमारे मसल से। कहाँ से आई? हमारी बॉडी के जो मसल्स है वहां से वो फोर्स आई। तो ये जो फोर्स होती है इसको हम क्या बोलते हैं? मस्कुलर फोर्स। क्या बोलते हैं? मस्कुलर फोर्स। दिस फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ अ मसल्स इज नोन एज द मस्कुलर फोर्स। डन, पता चल गया मस्कुलर फोर्स क्या होती है? जो हमारे मसल्स के द्वारा निकलती है वो फोर्स, ठीक है। हाथ से हम किसी चीज़ को इधर उधर करते हैं तो वहाँ पे फोर्स लगी। फिर पैर से हम फुटबॉल को किक मारते हैं तो हमारे पैर में भी मसल्स होते हैं। तो मसल्स, ये कौन सा फोर्स था? मस्कुलर फोर्स, जो हमारे मसल्स के द्वारा लगता है। एनिमल्स ऑल्सो में यूज ऑफ अ मस्कुलर force to carry out their physical activities and their other tasks. Animals like bullocks, horses, donkey and camels are used to perform various tasks for us
इन परफॉर्मिंग दिस टास्क दे यूज अ मस्कुलर फोर्स। हमें पता है कि हम वो जो गाय होते हैं उनको हम क्या करते हैं, खेतों में हल चिपका देते और उनको चलाते खेतों में, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली उनका यूज़ कर रहे हैं। और उनके अंदर भी क्या होता है भाई, मसल्स होता है। क्या होता है, मसल्स। वो जो है वो मस्कुलर फोर्स की वजह से वो खेत में हल चला पा रही है, ठीक है। पता चल रहा है आपको। देखो यहाँ पे लिखा है कि ये देखो, ये जो है ये बैलगाड़ी चला रहा है और बैलगाड़ी में इतना सारा सामान रखा है उसने, और ये जो गाय है वो धीरे धीरे आगे जा रही है, जो काव है वो धीरे धीरे आगे जा रही है, अपने पैरों से वो मस्कुलर फोर्स लगा रही है और वो धीरे धीरे अपने रास्ते पे आगे जा रही है, ठीक है। सिंस मस्कुलर फोर्स कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन इट इज अ कॉन्टैक्ट विद एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। मस्कुलर फोर्स कब लगेगा, जब कोई चीज़ कॉन्टैक्ट में होगी, कोई दो चीज़ों का कॉन्टैक्ट होगा तब जाके तभी मस्कुलर फोर्स लगेगी। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ कॉन्टैक्ट फोर्स। ये कॉन्टैक्ट फोर्स का ही टाइप है, वो तो हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया। ओके, आर देयर अदर टाइप्स ऑफ अ कॉन्टैक्ट फोर्स, लेट अस फाइंड आउट, ठीक है। ये पहला टाइप हमने पढ़ा कॉन्टैक्ट फोर्स का। क्या था भाई, क्या था पहला टाइप कॉन्टैक्ट फोर्स का, मस्कुलर फोर्स। क्या था, मस्कुलर फोर्स। अब दूसरा टाइप है फ्रिक्शन। क्या है, फ्रिक्शन, ठीक है। रिकॉल सम ऑफ योर ऑब्जर्व एक्सपीरियंस, अ बॉल रोलिंग अलोंग द ग्राउंड ग्रेजुअली स्लोज डाउन एंड फाइनली कम्स टू अ रेस्ट, ठीक है। आपने जब वो बॉल छोड़ी है ना, बॉल ऐसे फेंक दी, आपने उसको कुछ नहीं किया, ऐसे फेंक दो और वो अपने आप आगे जाके क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। क्या हो जाएगी, तो वो रुकी क्यों, क्योंकि जमीन में हर जगह फ्रिक्शन फोर्स होता है। क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है। और रफ सरफेस पे ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स होता है। जो उबड़ खाबड़ जगह होती है ना, फ्रिक्शन फोर्स वहाँ पे कैसा होता है, ज़्यादा होता है। और स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन फोर्स कम होता है, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स होती है, फ्रिक्शन फोर्स होती है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे बोला क्या है, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है। क्या लगती है, ऑपोजिट डायरेक्शन। बॉल हमने इस साइड फेंकी तो जमीन और बॉल के बीच में कांटेक्ट बना। क्या बना, कांटेक्ट। तो जमीन जो है वहाँ पे वो बॉल घिस रही है और उसी को हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। उसका नाम ही वो गुजराती में ट्रांसलेट करोगे तो आपको वो घसारो या ऐसा कुछ वर्ड आएगा, ठीक है। वो घिसना ऐसा, ठीक है, मेरे को अभी वर्ड याद नहीं है। तो हाँ, घर्षण, ठीक है, फ्रिक्शन। रिकॉल समय पर ये हो गया, हमने देख लिया। When we stop pedaling a bicycle, it gradually slows down and finally comes to a stop. अब साइकिल के अपने पेडल लगाने बंद कर दोगे तो साइकिल क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। ब्रेक भी मत लगाओ तो एक टाइम पे आके वो रुक जाएगी। क्योंकि हमारा जो टायर है वो किससे घिस रहा है, वो किससे घिस रहा है, रोड से घिस रहा है। वो रोड में फ्रिक्शन फोर्स है। क्या है, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। A car or a scooter always comes to a rest once its engine is switched off. Similarly, a boat comes to the rest if stop rowing. Can you add some more such experiences? ठीक है, तो ये हमने ये देख लिया फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है। In all these cases, no force appears to be acting on an object. देखो यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लग रही है ना, हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लग रहा। हमने जब बॉल को छोड़ा तो क्या कहीं पे हमें दिखा कि किसी का हाथ आया, किसी का पैर आया, ऐसा दिखा, हमें नहीं दिखा। वो अपने आप क्यों रुक गई, क्योंकि जमीन के अंदर, जमीन वैसे हवा में भी फ्रिक्शन फोर्स होता है लेकिन वो कम मात्रा में होता है। कैसा होता है, कम मात्रा में। फ्रिक्शन फोर्स है, क्या है, फ्रिक्शन फोर्स तो है, हवा में भी फ्रिक्शन फोर्स तो होता ही है, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे लिखा है कि नो फोर्स अपीयर्स टू बी एक्टिंग। हमें ऐसा लगता है कि वहाँ पे कोई फोर्स एक्चुअली एक्ट नहीं कर रही। हमें क्या लगता है, हमें कोई फोर्स दिख नहीं रही। इसका मतलब कि हम सोचते हैं कि फोर्स नहीं है। क्या नहीं है, फोर्स नहीं है, लेकिन वहाँ पे एक्चुअली फोर्स है जिसका नाम क्या है, फ्रिक्शन फोर्स। क्या है, फ्रिक्शन फोर्स। येट देयर स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीजेज एंड दे कम टू अ रेस्ट आफ्टर सम टाइम। ओके, जैसे अब कार है उसका इंजन बंद कर दोगे तो वो क्या एक टाइम पे आके रुक जाएगी, अपने आप क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, रेस्ट पे आ जाएगी, ठीक है। तो वो अपने आप हुआ क्योंकि वो टायर और जो रोड थे वो कांटेक्ट में थे और वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लगी, फ्रिक्शन फोर्स लगी, ठीक है। चलो, what causes a change in the state of a motion? Could some force be acting on them? Can you guess the direction in which the force must be acting in each case? हर केस में हमने क्या देखा कि फोर्स हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लगे। क्या लगी है, ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर ये जो बॉल है वो इस डायरेक्शन में जा रही है तो फ्रिक्शन फोर्स सामने से आ रही है। कैसी आ रही है, सामने से आ रही है। तो आपको हमेशा ये चीज़ याद रखनी है कि फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। क्या, फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी,
ठीक है। द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ अ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एग्जाम्पल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन बोलते हैं। पता चला आपको? ठीक है। स्टेट ऑफ मोशन मतलब क्या? स्टेट ऑफ मोशन, चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन हमने देखा था ना ऊपर, कि किसी चीज़ को, अगर कोई चीज़ पहले से मूविंग है उसमें और धक्का मार दिया तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, मतलब उसका स्टेट ऑफ मोशन बढ़ गया। ठीक है। फिर जैसे वो चीज़ मूविंग है, फिर हमने उसको रोक दिया तो उसका स्टेट ऑफ मोशन अब क्या है? रेस्ट। क्या है? रेस्ट। किसी चीज़ को हमने रोक दिया तो उसका स्टेट ऑफ मोशन क्या हो गया? रेस्ट हो गया। तो स्टेट ऑफ मोशन पता है ना वर्ड। चलो, ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ऑल दिस केसेस इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस ऑफ द बॉल एंड द ग्राउंड दैट ब्रिंग्स मूविंग बॉल टू रेस्ट। यहाँ पे आया, जो बॉल है और जो ग्राउंड है उनके बीच में क्या होती है? फ्रिक्शन फोर्स। जैसे ही वो बॉल जमीन के कांटेक्ट में आएगी, वो ग्राउंड से ऐसे घिसेगी, तो वो वहाँ पे क्या लग रही होगी? फ्रिक्शन फोर्स लग रही होगी। सिमिलरली द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन वाटर एंड द बोट अपीयर्स टू, ठीक है, हो गया। द फोर्स ऑफ अ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन द ऑल द मूविंग एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। क्या बोला यहाँ पे? कि अगर कोई चीज इस डायरेक्शन में है तो फ्रिक्शन फोर्स सामने से आएगी। कैसे आएगी? सामने से। अगर कोई ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में ही लगेगी। फिर अगर बॉल इस डायरेक्शन में जा रही है तो फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन से आएगी। पता चल रहा है? तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा कैसे लगेगी भाई? ऑपोजिट डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में? ऑपोजिट। सिंस द फोर्स ऑफ अ फ्रिक्शन अराइजेस ड्यू टू कांटेक्ट बिटवीन द सरफेस। अब ये फोर्स कैसे लगी? जब दो चीजें कांटेक्ट में आई ना तब लगी ना। एक रोड जो ग्राउंड और एक बॉल जब वो कांटेक्ट में आई, हम एक ही एग्जांपल से सब चीजें कवर कर रहे हैं, है ना। वो बॉल और रोड जब कांटेक्ट में आई तो वहाँ पे क्या लगा? फ्रिक्शन फोर्स लगा। इसका मतलब क्या? ये कांटेक्ट फोर्स है। क्या है? कांटेक्ट फोर्स। रोड और जब वो बॉल कांटेक्ट में आई कि नहीं आई? आई ना। चलो, इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ कॉन्टैक्ट फोर्स। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस फोर्स इन चैप्टर 9। चैप्टर 9 में आप ज़्यादा पढ़ोगे। फ्रिक्शन जो चैप्टर है आपका, इसके अगले वाला फ्रिक्शन है ना, उसमें हम ज़्यादा पढ़ोगे फ्रिक्शन फोर्स के बारे में। यू मे वंडरिंग वेदर इट इज़ एसेंशियल फॉर द एजेंट अप्लाइंग अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट टू ऑलवेज इन अ कॉन्टैक्ट इट। लेट अस फाइंड आउट। ओके, पता चल गया आपको कि फ्रिक्शन फोर्स भी क्या है? एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या पढ़ा हमने? कौन से कितने टाइप्स पढ़े? 2 टाइप्स पढ़े। सबसे पहला मस्कुलर फोर्स, दूसरा फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है। अब है हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कौन सा फोर्स? नॉन कॉन्टैक्ट। जो बिना कॉन्टैक्ट में ही आके खींच लेता है या फिर धक्का मार लेता है। जैसे हमने मैग्नेट देखा है। क्या देखा है? मैग्नेट, है ना। वो बिना कॉन्टैक्ट में होते, एक मैग्नेट यहाँ एक मैग्नेट यहाँ, उसने उसको खींच लिया। क्या कर लिया? खींच लिया। तो वो कॉन्टैक्ट में नहीं थे, वो कॉन्टैक्ट में नहीं थे, लेकिन एक मैग्नेट ने दूसरे मैग्नेट ने फोर्स लगा के उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, खींच लिया। ओके, देखो मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे टेक अ पेयर ऑफ अ बार मैग्नेट, प्लेस द लॉन्गर साइड ऑफ वन मैग्नेट ओवर 3 राउंड पेंसिल्स और अ वुडन रोलर एज शोन इन। नाउ ब्रिंग वन एंड ऑफ अ अदर मैग्नेट नियर द एंड ऑफ अ मैग्नेट प्लेस्ड ऑन अ रोलर्स। Make sure that the two magnets do not touch each other. Observe what happens next. Bring the other end of the, ठीक है, यहाँ पे है, चलो, नियर द सेम। यहाँ पे आप देखोगे वो 2 चीज़ें दिख रही है आपको इमेज में। एक्टिविटी हमारी है 8.6। ओके, यहाँ पे आप देखो कि ऊपर वाला जो है, यहाँ पे देखो बार मैग्नेट में 2 पोल होते हैं। एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। क्या होता है? नॉर्थ पोल, साउथ पोल। ये एक बार मैग्नेट होता है, ठीक है, इसमें ये साउथ पोल होता है, ये नॉर्थ पोल होता है। ठीक है, चलो, तो अब यहाँ पे ये हमारा है साउथ, ये हमारा है नॉर्थ। अब क्या किया इन लोगों ने? ये जो है आपका पहला इमेज आपको दिख रहा है, उसके 3 पेंसिल नीचे रख दी। क्या रख दी? 3 पेंसिल रख दी। ठीक है, और उसके ऊपर मैग्नेट रखा है। क्या रखा है? मैग्नेट। ठीक है, वैसे आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, नीचे पेंसिल रखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये मैग्नेट ऐसे, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ये मैग्नेट ये कैसे, ठीक है, ये साउथ नॉर्थ, और यहाँ पे भी एक मैग्नेट है साउथ नॉर्थ। ओके, तो देखो ये जो है साउथ नॉर्थ और यहाँ पे साउथ नॉर्थ। ठीक है, 2 मैग्नेट लिए मैंने। कितने मैग्नेट लिए? 2 मैग्नेट। मैग्नेट में एक साउथ पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है। ये एक मैग्नेट मैंने इधर रखा है, एक मैग्नेट मैंने इधर रखा है। साउथ पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल। तो यहाँ पे जो नॉर्थ और साउथ है ना, वो अट्रैक्ट होते हैं। क्या होते हैं? अट्रैक्ट। अनलाइक
अनलाइक जो पोल्स है वो हमेशा क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। क्या होंगे, अट्रैक्ट। देखो ये नॉर्थ है और ये साउथ है, मतलब अनलाइक पोल्स है। कैसे पोल्स है, अनलाइक पोल्स। तो जो अनलाइक पोल्स होते हैं वो हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, अट्रैक्ट। और जो लाइक पोल्स होते हैं, जैसे कि अब यहाँ पे मैं साउथ नॉर्थ है और मैं नॉर्थ साउथ कर दूं, तो यहाँ पे जो नॉर्थ नॉर्थ है ना वो एक दूसरे से रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, रिपेल। रिपेल मतलब दूर जाएंगे। क्या जाएंगे, दूर। ठीक है, तो लाइक पोल्स ऑलवेज रिपेल्स। पता चला आपको। ठीक है, यहाँ पे आप इमेज में भी देख सकते हो कि ये जो ब्लू और रेड, सबसे पहले ऊपर वाले इमेज में क्या है, ब्लू और रेड है ना, ब्लू और रेड आजू बाजू में। आप देखो वो दो मैग्नेट में आप देखो कि ब्लू और रेड आजू बाजू में, इसका मतलब क्या है कि वो दोनों चिपकेंगे। क्या होंगे, चिपकेंगे। क्या होंगे, चिपकेंगे। तो उसने क्या किया, दूर से ही उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। मतलब उस मैग्नेट ने उसको टच नहीं किया, पहले मैग्नेट दूर था। कैसा था, दूर। फिर जैसे ही वो दोनों रेडियस मतलब उनका मैग्नेटिक फील्ड में आए, ओके, तो उसने उसको अट्रैक्ट कर लिया और क्या हुआ, ये एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ। क्या हुआ, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। बिना कॉन्टैक्ट के उसने खींच लिया। अब यहाँ पे देखो नीचे वाला जो इमेज है उसमें ब्लू और ब्लू इन्होंने नॉर्थ पोल साथ में रख दिए। क्या रख दिए, नॉर्थ पोल ब्लू ब्लू। आप देखोगे इमेज में उन दोनों साथ में रख दिए, तो इसका मतलब क्या, वो दूर जाएंगे। क्या जाएंगे, दूर। ठीक है, पता चल गया आपको। चलो, डज द मैग्नेट ऑन द रोलर्स बिगिन टू मूव व्हेन अदर मैग्नेट इज ब्रॉट नियर इट? डज इट ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ अप्रोचिंग मैग्नेट? व्हाट दिस ऑब्जर्वेशन सजेस्ट? दस इट मीन दैट सम फोर्स मस्ट बी एक्टिंग बिटवीन टू मैग्नेट्स। ठीक है, यू हैव लर्नड इन क्लास 6 दैट लाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स रिपेल ईच अदर। ये हमने पहले ही बताया कि जो लाइक पोल्स होंगे वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, जो एक जैसे पोल्स होंगे वो क्या करेंगे, रिपेल। अब नॉर्थ को आप साथ में लेके आ जाओ, वो कभी मिलेंगे नहीं। फिर साउथ को साथ में लेके आ जाओ, कभी मिलेंगे नहीं। ठीक है, वैसे हमारे पास मैग्नेट पड़ा है, बाद में आपको दिखाऊंगा। ओके, एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक पोल्स क्या हो गए, अट्रैक्ट ईच अदर। जो अनलाइक पोल्स है नॉर्थ साउथ, क्या अट्रैक्ट हो गए। क्या हो गए, अट्रैक्ट। तो अनलाइक पोल्स हमेशा क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, अनलाइक पोल्स ऑलवेज अट्रैक्ट। ठीक है, और जो लाइक पोल्स है ऑलवेज रिपेल्स। पता चल रहा है। चलो, attraction or repulsion between objects can also be seen as another form of a push or a pull. Do you have to bring the magnets in a contact for observing the force between them? A magnet can exert a force on another magnet without being in contact with it. The force exerted by a magnet is an example of a non-contact force. तो यहाँ पे क्या हुआ, एक मैग्नेट ने उसको दूर से ही पुश भी किया और पुल भी किया। अब कैसे रख रहे हो आपको पता, अगर आपने नॉर्थ साउथ को रखा है तो वो क्या होंगे, पुल होंगे। क्या होंगे, पुल। वो खींचेगा। क्या करेगा, खींचेगा। अगर नॉर्थ को आप चिपका रहे हो तो वो दूर जाएगा, एक दूसरे को पुश करेंगे। क्या करेंगे, पुश। तो मैग्नेट आपने कौन सी डायरेक्शन में लगाए वो आप पे डिपेंड है, पुश या पुल हो सकता है। ओके, और ये बिना कॉन्टैक्ट के हुआ, ये कैसा हुआ, बिना कॉन्टैक्ट के। ठीक है, तो ये एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। कौन सी फोर्स है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। पता चल गया। सिमिलरली द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट ऑन अ पीस ऑफ आयरन इज आल्सो अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे यहाँ पे मैग्नेट का एग्जांपल लिया, अब मैग्नेट के सामने लोहा रख दो, ठीक है, तो वो लोहे को भी अट्रैक्ट करेगा, तो वो भी एक क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, क्योंकि लोहे को उसने दूर से खींच लिया अपनी तरफ मैग्नेट ने। ओके, तो दिस इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, मैग्नेटिक फोर्स। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। हाँ, पतंग उड़ाते वो कौन सा फोर्स होता है? क्या, पतंग को उड़ाते ये सवाल है तेरा। वो हवा की वजह से उड़ती है ना, हवा फोर्स लगाती है उस पर। पता चल गया ना। अब तू ये मुझे ये बता कि वो पुश है कि पुल है। अब तू मुझे ये बता कि वो पुश है कि पुल है। पुश। ठीक है, चल बच गया। Activity 8.7, take a plastic straw and cut it into the nearly 2 equal pieces. Suspend one of the piece from the edge of a table with the help of a, ठीक है, एक्टिविटी आप समझ लेना। एक बार रीड करता हूँ। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, straw rubber with a paper attracts another straw but it repels if it has also been rubbed with a sheet of a paper। देखो
यहाँ पे इस एक्टिविटी को पढ़ रहा हूँ, फिर आपको लास्ट में समझाता हूँ। टेक अ प्लास्टिक स्ट्रॉ एंड कट इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। सस्पेंड वन ऑफ द पीस फ्रॉम द एज ऑफ द टेबल विद द हेल्प ऑफ अ पीस ऑफ अ थ्रेड। नाउ होल्ड द अदर पीस ऑफ योर इन योर हैंड एंड रब इट्स फ्री हैंड विद द शीट ऑफ अ पेपर। ब्रिंग द rubbed end in the straw near suspended straw. Make sure that 2 pieces do not touch each other. What do you observe? Next, rub the free end of a suspended piece of a straw with a sheet of a paper. Again, bring a, ठीक है, that was rubbed. यहाँ पे क्या लिखा? rub the free end of a suspended. Okay. अब देखो यहाँ पे क्या करना है कि जो हमारा यहाँ पे 2 स्ट्रॉ लिए इन लोगों ने, कितनी स्ट्रॉ? 2, ठीक है। ये एक स्ट्रॉ और दूसरी स्ट्रॉ। देखो आप किसी चीज़ को रब करते हो ना तो उसमें एक चार्ज आ जाता है। क्या आ जाता है? तो आपने देखा होगा, आप बलून को जब ऐसे सिर में घिसते हो फिर दीवार में चिपकाते हो तो चिपक जाता है ना। आपने ऐसा बचपन में किया होगा, बर्थडे पार्टीज़ में, है ना, बर्थडे में किया होगा, ऐसे घिसते हो फिर आप दीवार पे चिपका देते हो, है ना। तो जादू नहीं, साइंस। क्या है वो? साइंस है। देखो तो इसका मतलब क्या कि उसके अंदर एक चार्ज आ गया। क्या आ गया? चार्ज 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। उसमें अभी हमें नहीं पढ़ना है, ओके। 2 चार्ज होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। और आपको याद रखना है कि लाइक चार्जेस या फिर लाइक पोल्स ऑलवेज रिपेल, मतलब पॉजिटिव रिपेल होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट होंगे। क्या होंगे? अट्रैक्ट। चार्ज 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव टाइप। लेकिन अभी हम इस चैप्टर में उसकी बात नहीं करेंगे। आपको खाली इतना याद रखना है कि जो अनलाइक चार्जेस है वो अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? अट्रैक्ट। मतलब जैसे हमने नॉर्थ साउथ देखा था, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो वो अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और सेम वे यहाँ पे जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। वो तो मैग्नेट था, वो मैग्नेटिक फोर्स हो गया। अब यहाँ पे मैग्नेट नहीं है, यहाँ पे मैग्नेट नहीं है, यहाँ पे अलग तरीके से चीज़ें एक दूसरे से चिपक रही है और वो भी बिना टच हुए। कैसे? बिना टच हुए चीज़ें चिपक रही है। अब देखो कैसे, और दूर भी जा रही है। अब यहाँ पे इन्होंने 2 स्ट्रॉ लिए। कितनी स्ट्रॉ? 2 स्ट्रॉ, ओके। अब इन्होंने जो साइड में ये वाली स्ट्रॉ पड़ी है ना, ये स्ट्रॉ के इन्होंने टेबल से रस्सी से बांध दिया है, ओके। रस्सी से इन्होंने ऐसे बांध दिया, ठीक है। ये आपकी स्ट्रॉ है, ठीक है। चलो, और ये जो स्ट्रॉ है इसको आपने रब किया, वो पेपर की मदद से क्या किया? रब। ये जो स्ट्रॉ दिख रही है आपको, दूसरी स्ट्रॉ, ठीक है। आपकी जो बुक है वहाँ पे आप देखो कि जो बंदे की हाथ में जो स्ट्रॉ है ना वो उसने रब करके लाया है। क्या करके लाया है? रब, घिस के। वो पेपर से, किसके? पेपर से। आप पेपर से उसको घिस सकते हो। तो ये जो स्ट्रॉ है ये रब्ड है। कैसी है? रब्ड। किसकी मदद से हमने इसको रब किया? पेपर की मदद से। किसकी मदद से? पेपर की मदद। तो पेपर की मदद से इसमें जब हमने इसको रब किया तो इसके अंदर एक चार्ज आया। क्या आया? चार्ज, जो कि इस स्ट्रॉ के अंदर नहीं है। इस स्ट्रॉ के अंदर वो चार्ज नहीं है, इसके अंदर कोई एक चार्ज आया। क्या आया? चार्ज। तो इसके अंदर वो चार्ज नहीं है, इसका मतलब क्या कि इसके अंदर चार्ज नहीं है, इसके अंदर चार्ज है, मतलब वो अट्रैक्ट होंगे। क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे। क्या होंगे? पता चला आपको? पता चल गया ना, ठीक है। यहाँ पे ये ना एक, यहाँ पे एक स्ट्रॉ है ऐसे लटकाई हुई है रस्सी से, ठीक है। और यहाँ पे दूसरी स्ट्रॉ है उसको पेपर से घिसा हुआ है। क्या है? पेपर से रब किया, ठीक है। और ये स्ट्रॉ को जब वो इधर, ये जो स्ट्रॉ है ये स्ट्रॉ को आप इधर लेके जाओगे तो वो चिपकेगी। क्या होगी? दूर से वो एक दूसरे से चिपकने लगेगी। तो यहाँ पे कांटेक्ट में बिना आए वो एक दूसरे से चिपक रहे हैं। तो ये कौन सा फोर्स है भाई? नॉन कांटेक्ट फोर्स है। और इसका ये जो हम पढ़ रहे हैं, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहाँ पे बेसिकली उसके अंदर एक चार्ज आया। क्या आया? चार्ज, ठीक है। पता चल गया आपको? ये जो स्ट्रॉ थी उसके अंदर कोई चार्ज नहीं था और इसके अंदर चार्ज आ गया, मतलब इसके अंदर चार्ज है, इसके अंदर चार्ज नहीं है, मतलब अनलाइक हो गया। कैसा हो गया? और अनलाइक हमेशा क्या होता है? अट्रैक्ट होता है। क्या होता है? अट्रैक्ट। मैंने पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड आपको नहीं सिखाया, ओके, क्योंकि वो ज़्यादा हो जाएगा, ओके। हाँ, ठीक है। आप स्केल को जब ऐसे घिसोगे फिर आप पेपर के टुकड़ों पे ऐसे चिपकाओगे तो वो पेपर एक दूसरे चिपकने लगेंगे, ठीक है। आपने किया होगा ऐसा, ठीक है। चलो, पता चल गया आपको, ठीक है। अब क्या करो? देखो, पहले हमने क्या किया? पहले हमने एक ही स्ट्रोक को घिसा। पहले हमने क्या किया? एक ही स्ट्रोक को घिसा, इसलिए वो दोनों चिपकी। क्या हुई? चिपकी। देखो फिर से बताता हूँ, यहाँ पे एक स्ट्रॉ है, ये 2 स्ट्रॉ है। अब इसके अंदर चार्ज नहीं है, इसके अंदर चार्ज नहीं है, इसके अंदर चार्ज है, तो ये दोनों अट्रैक्ट करेंगी। क्या करेंगी? अट्रैक्ट, क्योंकि यहाँ पे अनलाइक क्रिएट हो रहा है, अनलाइक चार्जेस क्रिएट हो रहा है, ठीक है। पता चल गया आपको?
वो मैंने अभी अभी पढ़ाया, पता चला ना कि एक स्ट्रो को जब हम रब करेंगे तो उसके अंदर एक चार्ज आया और दूसरी वाले के अंदर चार्ज नहीं था। तो एक में चार्ज है एक में नहीं है, इसका मतलब क्या, अनलाइक। कैसा? और अनलाइक हमेशा क्या करता है, अट्रैक्ट। क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। ठीक है, अब क्या करो, दोनों स्ट्रो को घिस दो। क्या करो, दोनों स्ट्रो को पेपर से घिस दो, तो दोनों के अंदर चार्ज आ गया। क्या आ गया? दोनों के अंदर चार्ज आ गया। ये भी चार्ज है, इसमें भी चार्ज है और इसमें भी चार्ज है। तो दोनों, अब दोनों के अंदर चार्ज है, मतलब इधर लाइक चार्जेस क्रिएट हुआ। क्या हुआ? इधर भी चार्ज उधर भी चार्ज, दोनों में चार्ज है। इसका मतलब क्या, लाइक चार्जेस। और लाइक चार्जेस जो होते हैं वो रिपेल होते हैं। क्या होता है? रिपेल। वो दूर जाएंगे। कैसे जाएंगे? दूर। तो यहाँ पे होगा रिपल्सन। क्या होगा? रिपल्सन या रिपेल, जो बोलना। पता चल गया? ठीक है, डन। ये एक्टिविटी किसी को डाउट था? एक बार फिर से बता रहा हूँ कि दो स्ट्रॉ थी, सबसे पहले एक को घिसा, दूसरे की तरफ ले गए। इसका मतलब क्या, वो अट्रैक्ट करेगी। क्या करेगी? अट्रैक्ट। क्यों अट्रैक्ट करेगी? एक के अंदर चार्ज है एक के अंदर नहीं है। ठीक है, तो अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। अब दूसरे केस में हमने क्या किया, दोनों स्ट्रॉ को घिस दिया, दोनों स्ट्रॉ में चार्ज ला दिया। तो जब हम दोनों स्ट्रॉ में चार्ज लाएंगे तो वो एक दूसरे से दूर भागेगी। क्या भागेगी? दूर। जैसे हमने मैग्नेट के केस में पढ़ा था, जब नॉर्थ पोल आएंगे तो रिपेल होगा। क्या होगा? रिपेल। तो यहाँ पे भी चार्ज है, यहाँ पे भी चार्ज है, तो वो दूर जाएगा। कैसे जाएगा? दूर। रिपेल होगा। ठीक है, पता चल गया? A straw is said to have acquired electrostatic charge after it has been rubbed with a sheet of a paper. Such a straw is an example of a charged body. तो वो क्या हुआ, एक चार्ज बॉडी। जैसे हमने उसको पेपर से घिसा तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज आया। ठीक है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, और दूसरी और शायद कन्वेंस, मेरे को अभी नाम याद नहीं। द फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज बॉडी ऑन अनदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी इज नोन एज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पता चला ना? देखो पहले केस में क्या हुआ, एक में चार्ज था एक में चार्ज नहीं था, तो उसने क्या किया, पुल किया। क्या किया? पुल, है ना। उसने वो दूसरी स्ट्रॉ को अपनी तरफ खींचा। एक में चार्ज था एक में नहीं था, तो उसने स्ट्रॉ को, दूसरी स्ट्रॉ को खींचा। क्यों खींचा? अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। अब दूसरे केस में क्या हुआ, इसमें भी चार्ज है इसमें भी चार्ज है, तो वो एक दूसरे को पुश करेंगे। क्या करेंगे? पुश करेंगे। ठीक है, पता चला? और ये जो है बिना कांटेक्ट में आए हुआ। कैसे हुआ? बिना कांटेक्ट, दूर से ही हो गया। तो एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है। और ये जो हमने फोर्स पढ़ा, ये कौन सा फोर्स था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, दिस फोर्स कम्स इनटू प्ले इवन व्हेन द बॉडीज आर नॉट इन अ कॉन्टैक्ट। जब बॉडी कॉन्टैक्ट में नहीं है, जब बॉडी कॉन्टैक्ट में नहीं है तो भी ये चीज काम करेगी। The electrostatic force therefore is another example of a non-contact force. You will learn about electricity in chapter 12. ठीक है, चलो अब आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या आता है? सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? कॉन्टैक्ट फोर्स, उसमें हमने पढ़ा था मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। अब हम पढ़ रहे हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसमें हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इसमें तीसरा भी एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या होता है? ग्रेविटी आपको पता है ना, वो बिना कांटेक्ट में आई ऑब्जेक्ट को खींच लेती है। जैसे हमने हवा में कुछ चीज़ फेंकी तो बिना कांटेक्ट में आई, उसने अपने आप, वो ऑब्जेक्ट था उसको नीचे की ओर खींच लिया। ठीक है, तो यू नो दैट अ कॉइन और अ पेन फेल्स टू द ग्राउंड व्हेन इट स्लिप्स ऑफ योर हैंड। ठीक है, आपके हाथ में से मोबाइल गिर गया तो कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा ना, ऊपर नहीं जाएगा। हाँ, लीव्स एंड फ्रूट्स ऑल्सो फॉल टू द ग्राउंड व्हेन दे गेट डिटैच्ड फ्रॉम द प्लांट। ठीक है, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई इट इज सो? देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि लीव्स एंड फ्रूट्स। ठीक है, जो हमें देखा है कि पत्ते झड़ जाते हैं और जो फ्रूट्स है वो क्यों नीचे गिर जाते हैं? ड्यू टू ग्रेविटी। किसकी मदद से? ग्रेविटी। एप्पल गिरा इसलिए तो न्यूटन बाबा है ना। एप्पल गिरा इसलिए कौन है? न्यूटन बाबा। ठीक है, व्हेन द कॉइन इज हेल्ड इन योर हैंड इट इज एट द रेस्ट। ठीक है, एज सुन एज इट इज रिलीज्ड इट बिगिंस टू मूव डाउनवर्ड। इट इज क्लियर दैट अ स्टेट ऑफ मोशन कॉइन अंडरगोस अ चेंज। क्या हुआ? पहले जो हमारे हाथ में जो मोबाइल था या सिक्का, यहाँ पे सिक्का बोला है, तो सिक्का जो था वो पहले हमारे हाथ में रेस्ट पे था। कैसा था? हमारे हाथ पे रेस्ट पे था। लेकिन जैसे ही हमारे हाथ से वो गिर गया तो
तो उसके अंदर एक स्पीड आई, क्या आई? पहले वो रेस्ट पे था, फिर उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो गया, वो अचानक से उसने स्पीड पकड़ ली। क्या पकड़ ली? स्पीड। अब हमने क्या पढ़ा था कि ये चीजें कब होगी? जब फोर्स लगेगी। क्या लगेगी? फोर्स। अब यहाँ पे कौन सी फोर्स लग रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स, जो अर्थ ऑब्जेक्ट पे लगा रही है। कैन दिस हैपन विदाउट अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट, विच इज दिस फोर्स? ये फोर्स का नाम क्या है? हमने पहले ही देख लिया, ये फोर्स का नाम क्या है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स। ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ बिकॉज इट पुल्स देम, दिस फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी और जस्ट ग्रेविटी। ठीक है, आप इसे ग्रेविटी भी बोल सकते हो, ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोल सकते हो, या फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी बोल सकते हो। इधर ध्यान दो बुक में। दिस इज एन एट्रैक्टिव फोर्स। कैसा फोर्स है? एट्रैक्टिव। अर्थ जो है वो चीज़ों को हमेशा क्या करता है? पुल करता है। क्या करता है? पुल। एट्रैक्टिव फोर्स है, वो हर एक चीज़ों को अपनी तरफ खींच लेता है। ओके, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स। दुनिया में कोई भी चीज़ हो, ग्रेविटी उस पे लगेगी। द force of gravity acts on all of us all the time without our being aware of it. Water begins to flow towards the ground as soon as we open a tap. Water in a river flows downward due to the force of a gravity. जैसे नल ओपन किया तो पानी नीचे क्यों आता है? ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसलिए वो पानी नीचे आया। पता चला? तो क्या ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है कि कॉन्टैक्ट फोर्स है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, सो रहे हैं सब। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। क्या है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। बिना कॉन्टैक्ट में आए उसने ग्रेविटी को, उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच लिया। ठीक है, देखो, ग्रेविटी इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ अलोन। इन फैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स वेदर स्मॉल और लार्ज एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन एवरी अदर ऑब्जेक्ट। दिस फोर्स इज नोन एज द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ना ग्रेविटी, देखो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, यहाँ पे जो येलो बॉक्स है, ये इसमें क्या बताया गया है कि हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है। क्या लगाता है? फोर्स लगाता है। मतलब क्या कि अगर मेरा मोबाइल नीचे गिर रहा है तो जैसे अर्थ ने मेरे मोबाइल को खींचा, मेरा मोबाइल भी अर्थ को खींच रहा है। क्या कर रहा है? खींच रहा है। लेकिन अर्थ का मास, अर्थ का जो मास है वो बहुत बड़ा है। कैसा है? बहुत बड़ा है। इसके लिए वो अर्थ अपनी जगह से हिलता ही नहीं है। पता चला? इसका मास छोटा है। मास मतलब क्या? उसके अंदर जो पार्टिकल्स है, बेसिकली स्ट्रक्चर। क्या? ये मोबाइल यहाँ पे ऐसा है तो स्पेस में भी ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, लेकिन उसका वजन कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वजन और मास के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। मास क्या है? ये उसका स्ट्रक्चर। क्या है? स्ट्रक्चर उसका क्या है? मास। ठीक है, ये अगर फोन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है तो स्पेस में भी कैसा दिखेगा? वैसा ही दिखेगा, लेकिन उसका वेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, पता चला आपको? तो दुनिया में हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है। अगर मेरा मोबाइल नीचे गिर रहा है तो अर्थ ने मेरे मोबाइल पे फोर्स लगाया और मेरे मोबाइल में भी अर्थ पे फोर्स लगा दिया। लेकिन अर्थ का मास बहुत बड़ा है, इसलिए वो अपनी जगह से हिलता नहीं है। ठीक है, चलो, दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। प्रेशर जो है, सॉरी, सिग्मा एजुकेशन 2.0। थैंक यू याद दिलाने के लिए। तो जो प्रेशर वाला टॉपिक है वो अब हम कल कवर करेंगे हमारे पार्ट 3 में। तो फोर्स वाला जो टॉपिक है हमने पूरा कवर कर लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।